हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में, या कह लीजिए आपका शॉर्ट नोट है फॉर इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये जो शॉर्ट नोट है इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसी भी टाइप के अपकमिंग जूनियर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पर, वहाँ पर सर्च कीजिए स्टडी ड्राइव। ये जो लोगो है आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 1.1 के सब्सक्राइबर्स हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर दैट आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो पीडीएफ है और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ऑलरेडी मैंने कई जो शॉर्ट नोट्स के वीडियो हैं अपलोड किए हैं, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। पर्टिकुलर इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन एंड टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। सेकेंड टॉपिक जो होगा वो होगा वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये जो दो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि मेनली जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं इनसे रेयर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे पूछे जाते हैं, तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरिगेशन क्या होता है। तो अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से एप्लीकेशन करते हैं किसी भी वाटर का किसी भी लैंड पर, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इरिगेशन। एरिड रीजन क्या होता है, तो एक ऐसा एरिया जिसमें हम इन्फीरियर या मैन क्रॉप किसी भी टाइप की क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते विदाउट एनी इरिगेशन, तो हम ऐसे रीजन को कहेंगे एरिड रीजन। यानी कि एक ऐसा सूखा लैंड जिस पर किसी भी टाइप की क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती विदाउट एनी इरिगेशन, तो ऐसे रीजन को हम कहेंगे एरिड रीजन। मैन क्रॉप और इन्फीरियर क्रॉप क्या होती है? मैन क्रॉप जिनको हम खुद से ग्रो कराते हैं, इन्फीरियर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो अनवांटेड तरीके से घास फूस उगाती है, उन्हें हम कहेंगे इन्फीरियर क्रॉप्स। सेमी एरिड रीजन क्या होता है, तो यहाँ पर सेमी आ गया, इसका मतलब ये है कि इसमें जो इन्फीरियर क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी इरिगेशन, बट जो मेन क्रॉप है जिससे हमें ग्रो कराना है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी इरिगेशन की। एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे इरिगेशन की, तो अगर प्रॉपर तरीके से इरिगेशन अवेलेबल है किसी भी लैंड के लिए तो उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इसको हम सेल करेंगे किसी मार्केट में, जिससे कि रिवेन्यू जनरेट होगा, तो रिवेन्यू जनरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर हम किसी भी लैंड के लिए इरिगेशन प्रॉपर तरीके से अवेलेबल कराना चाहते हैं तो हमें डेवलप करना पड़ेगा वाटर सप्लाई सिस्टम। तो वाटर सप्लाई सिस्टम डेवलप करना है, इसका मतलब ये है कि वाटर सप्लाई सिस्टम में भी इंक्रीजमेंट होगा। वाटर सप्लाई सिस्टम को डेवलप करते टाइम अगर हम उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना चाहें तो हम उसमें टरबाइन लगा देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये डबल एंडेड सॉर्ड्स है अपने लिए कि हम जनरेट कर रहे थे वाटर सप्लाई सिस्टम को, उससे हमने इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर ली, तो हमें यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग को, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर तरीके से इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है तो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग की जाए, और हम यहाँ पर सिंगल क्रॉपिंग से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ इरिगेशन की बात करें तो इसमें मेनली दो टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं इरिगेशन को, सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन में हम क्या करते हैं, टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ को वेट करते हैं, यानी कि टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ पर अगर हम अप्लाई करते हैं वाटर को तो इस टाइप के इरिगेशन को कहेंगे हम सरफेस इरिगेशन। वहीं अगर सब सरफेस इरिगेशन की हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ पर हम अप्लाई नहीं करते हैं वाटर को, इसमें सब सॉइल पर हम अप्लाई करेंगे वाटर को। फर्दर जो प्लांट्स हैं वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा इस वाटर को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। तो जो सरफेस इरिगेशन होता है इसमें मोर देन 70% लैंड एरिया इरिगेट किया जाता है इस मेथड के द्वारा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला इरिगेशन है वो सरफेस इरिगेशन है। सरफेस इरिगेशन के लिए एक कंडीशन है कि जो ग्राउंड स्लोप है वो लेस देन 3% होना चाहिए, यानी कि अगर स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीपी स्लोप है, इस टाइप के
इस टाइप के लैंड एरिया पर हम सरफेस इरिगेशन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम यहाँ पर वाटर अप्लाई करते भी हैं तो ये कुछ देर बाद सारा का सारा फ्लो होके यहाँ पर पहुँच जाएगा, जिससे कि अगर हम इरिगेट कर रहे थे इस लैंड को, ये ड्रॉट की प्रॉब्लम फेस करेगा और ये जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम फेस करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैक्सिमम ग्राउंड स्लोप है वो 3% है, तो ऐसे टाइम पर हम यूज़ करेंगे सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो टाइप से, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन एंड आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में हम क्या करते हैं, अगर कोई रिवर या कैनाल सेक्शन है, इसके आसपास जो एरिया है उसमें हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, तो ये जो सीपेज वाटर है किसी भी रिवर या कैनाल का, ये सीपेज वाटर यहाँ से पहुँच जाता है प्लांट्स की रूट्स तक, और कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये पहुँच जाता है प्लांट्स की रूट्स तक। तो ये जो वाटर है इस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इस टाइप के जो इरिगेशन को हम क्या कहेंगे, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि प्लांट्स को हम प्लेस करते हैं कुछ इस टाइप के चैनल सेक्शन में, यानी कि मैंने एक्सकेवेशन करके अर्थ की सरफेस का कुछ इस टाइप से डेप्थ क्रिएट कर ली और चैनल सेक्शन बना लिया। अब यहाँ पर हम ग्रो कराएंगे प्लांट्स को कुछ इस टाइप से, और ये जो प्लांट्स हैं ये एक्सकेवेशन हम तब तक करते हैं जब तक ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसके आसपास कहीं ना पहुँच जाए। यानी कि अब जो भी ये प्लांट्स हैं ये ग्रो करेंगे ग्राउंड वाटर टेबल के कैपिलरी एक्शन के द्वारा यूज़ किए हुए वाटर से। तो इस टाइप के इरिगेशन को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरफेस इरिगेशन की, तो इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं मेनली दो टाइप से, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन से आपको जैसे कि समझ में आ रहा होगा, जो वाटर है वो फ्लो कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग फ्लो कराना है किसी वाटर को या किसी फ्लूइड को, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा स्लोपी ग्राउंड, और जो वाटर है वो हायर लेवल पर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर वाटर अवेलेबल है हायर लेवल पर और हमें जो लैंड है जो इरिगेट कराना है वो लोअर लेवल पर है, तो इस टाइप के इरिगेशन को हम फ्लो इरिगेशन के द्वारा इरिगेट कर सकते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है कि अगर हमारा जो वाटर है वो लोअर लेवल पर अवेलेबल है और इससे हमें अपर लेवल का जो ग्राउंड है उसको इरिगेट कराना है, तो इस टाइप के इरिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के सेंट्रीफ्यूगल पंप्स या ट्यूबवेल्स और वेल्स का यूज़ करके हम इरिगेट करते हैं लैंड को। तो इस टाइप के इरिगेशन को हम क्या कहेंगे, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप से, पेरेनियल इरिगेशन एंड फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन में क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऑलवेज अवेलेबल रहता है किसी भी टाइप के क्रॉप को इरिगेट करने के लिए। तो इस टाइप के जो इरिगेशन को क्या कहेंगे हम, पेरेनियल इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं अगर उनका वाटर लेवल हाई होता है, इस टाइम के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फ्लड कैनाल्स को। तो जैसे ही जो वाटर लेवल हाई होता है किसी भी रिवर में, तो ये जो हाई लेवल ऑफ वाटर है, हाई राइज ऑफ वाटर है, वो डेविएट कर दिया जाता है कैनाल्स में, जो कि फ्लड कैनाल्स कही जाती हैं बेसिकली। तो उन फ्लड कैनाल्स का जो वाटर है अगर कोई भी लैंड एरिया इरिगेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो इस टाइप के इरिगेशन को क्या कहेंगे हम, फ्लड इरिगेशन कहेंगे। ये वो जो वाटर है वो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल रहेगा, जैसे ही फ्लड आती है या फिर ज़्यादा पानी अवेलेबल है, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी अवेलेबल है, तो वो पानी आएगा, और जैसे ही वो वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो वो पानी जो वो फ्लड कैनाल्स हैं उनमें फ्लो होना बंद हो जाता है। इसीलिए इसमें लॉसेस जो हैं वो मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं पेरेनियल इरिगेशन को दो टाइप से, स्टोरेज इरिगेशन एंड डायरेक्ट इरिगेशन। तो स्टोरेज इरिगेशन में क्या करते हैं, बेसिकली रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद, जिससे कि क्या है, रिजर्वॉयर पूरी साल के लिए हमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है इरिगेशन पर्पज़ के लिए वो देता रहता है। तो इस टाइप के इरिगेशन को हम क्या कहेंगे, स्टोरेज इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी रिवर में अगर हमने कंस्ट्रक्ट किया वियर एंड बैराज, और इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद डायरेक्ट हमने डेविएट किया वाटर को किसी भी लैंड को इरिगेट करने के लिए कैनाल्स में, और
उसको यूज़ किया इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर हम बेसिकली कह सकते हैं जो रिजर्वॉयर है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, यानी कि वाटर का स्टोरेज नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इरिगेशन कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। तो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे तो सारी जो टेक्निक्स हैं इरिगेशन की, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फ्री, ऑर्डिनरी या वाइल्ड फ्लडिंग। फ्री, ऑर्डिनरी या वाइल्ड फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी लैंड एरिया, मान लिया कुछ इस टाइप से हमारा है, इस लैंड एरिया में हम मैन डिचेज और सब्सिडरी डिचेज को बना लेते हैं और फर्दर इसमें हम वाटर को अप्लाई करते हैं मैन डिचेज में, और मैन डिचेज से होता हुआ ये वाटर है पहुंचता है सब्सिडरी डिचेज में, उसके बाद लैंड को इरीगेट करना शुरू कर देता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए। रोलिंग या स्टीप स्लोप की ग्राउंड में ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमें नेचुरल स्लोप चाहिए होगा यहाँ, क्योंकि जो वाटर फ्लो करेगा वो करेगा ग्रेविटेशनल फ्लो की अकॉर्डिंग। इसका जो मूवमेंट है वाटर पर वो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो मिनिमम होती है। इनफिल्ट्रेशन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर और इवेपोरेशन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, और ये यूज़ किया जाता है क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप के लिए। क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया या राइस हो गया, ये सारी क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स हैं। साइज ऑफ डिचेस की अगर हम बात करेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर ली जाती है और मैक्सिमम लॉसेस ऑफ कल्टीवेशन एरिया हमें इस मेथड में देखने को मिलता है। कल्टीवेशन एरिया क्या होता है कि जो टोटल लैंड एरिया है जिस पर हम क्रॉप ग्रो कराना चाहते हैं, इस लैंड एरिया में हमने डिचेस बना दी हैं, जिससे कि काफ़ी एरिया है जो हमारा जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता था वो अब डिचेस ने कवर कर लिया है, तो इसमें हमें लॉसेस देखने को मिले जो कि कल्टीवेशन एरिया का लॉस है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम कल्टीवेशन एरिया का लॉसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है वाटर फ्लडिंग। तो वाटर फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, ये एडवांसमेंट है प्रीवियस जो हमारा मेथड था उसका। इसमें हम मैन डिचेस को प्रोवाइड करते हैं साइड्स पर, और जो मैन डिचेस हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं लेवीज से। लेवीज क्या होता है, अर्दन हम पार्ट बना देते हैं जिससे कि जो वाटर है वो फ्लो ना कर पाए। अगर हम मान लिया यहाँ पर फ्लो कराते हैं वाटर का, यहाँ पर ओपन कर देते हैं मैन डिचेस को, तो यहाँ पर जो फ्लो है वाटर का वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा। ये जो बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए हैं यहाँ से वाटर इधर फ्लो नहीं कर सकता। इससे क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है वाटर की मूवमेंट पर, और इससे लॉसेस भी कम देखने को मिलते हैं। इसमें जो स्लोप है वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप 0 होना चाहिए, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनली जो ग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, और इसकी जो हम बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो 10 to 20 मीटर ली जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो डिचेस से टोटल लेंथ जो एरिया की ली जाएगी वो 100 to 400 मीटर ली जाती है। इस मेथड के द्वारा किसी भी लैंड एरिया को इरीगेट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी भी गिवन डिस्चार्ज के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है T = 2.303 by/f log Q/Q - FA। ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है Q - F × A, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर जो Y है डेप्थ ऑफ वाटर है, A लैंड एरिया है, और जो Q है डिजाइन डिस्चार्ज है, F इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। अगर मैक्सिमम एरिया जो कि इरीगेट किया गया है, कवर किया गया किसी भी गिवन डिस्चार्ज के द्वारा, तो वो आपको निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है वो Q/F। यहाँ पर जो Q है वो डिजाइन डिस्चार्ज है, F जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो गिवन डिस्चार्ज है डिजाइन डिस्चार्ज है उसको डिवाइड कर देना है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा कि कितना लैंड एरिया हम कवर कर पा रहे हैं किसी भी गिवन डिस्चार्ज से। नेक्स्ट आता है चेक फ्लडिंग। तो चेक फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, जो टोटल लैंड एरिया है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ चेक्स में, और ये जो चेक एरिया होता है उसको हम लेते हैं अप टू 0.2 हेक्टेयर। ये यूज़ किया जाता है फिर से फ्लैट एरियाज़ के लिए, और जो परमेबल सॉइल हो या हाई परमेबल सॉइल हो या लो परमेबल सॉइल हो, इस टाइप के इरिगेशन को हम यूज कर सकते हैं चेक फ्लडिंग को। लोम कहा जाता है कि जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए वेस्ट सॉइल होती है, या फिर क्रॉप की ग्रोथ के लिए वेस्ट सॉइल कौन सी बोली जाती है, वो होती है लोम। लोम बेसिकली मिक्सचर होता है क्ले एंड सिल्ट का,
और ये बेस्ट सॉइल क्यों होती है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पोरोसिटी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि इसको बार बार इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जो भी वाटर इसको रिक्वायर्ड होता है वो स्टोर कर लेता है और बाद में फर्दर प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते रहते हैं अपनी ग्रोथ में। नेक्स्ट आता है बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को अगर हमें ग्रो कराना है तो इसके लिए इस पूरे लैंड एरिया को इरिगेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसके लिए बेसिन बना देते हैं, किसी भी शेप में हो सकता है वो, और उसमें जो प्लांट है वो ग्रो होता रहता है और उसको इरिगेट करने के लिए सब्सिडरी डिचेस के द्वारा मैन डिचेस से जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट अगर पूरे लैंड एरिया को इरिगेट करेंगे तो ज़्यादा होगी, तो बेसिन को अगर इरिगेट करना है तो कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि लॉसेस भी कम होंगे। तो इस टाइप की जो इरिगेशन है उसको हम कहेंगे बेसिन फ्लडिंग मेथड। किसी भी टाइप का बेसिन हो सकता है, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, रेक्टेंगल हो या सर्कुलर हो, किसी भी टाइप का आपको शेप देखने को मिल सकता है। और एक बेसिन में एक से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं या मल्टीपल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूरो इरिगेशन। तो फ्यूरो इरिगेशन में क्या होता है कि हम अर्दन चैनल बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहे होंगे, और जो टॉप पार्ट है उस अर्दन चैनल का, उस पर हम प्लांट्स की ग्रोथ कराते हैं, यानी कि जो क्रॉप है उसको ग्रो कराते हैं। ये यूज़ किया जाता है मेनली रूटेड क्रॉप्स के लिए, जैसे कि बीट रूट हो गया या फिर पोटैटो हो गया, इस टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं। डेप्थ है वाटर की फ्यूरोज में वो ली जाती है 8 to 30 सेंटीमीटर। ये बेस्ड होता है नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं, अर्दन चैनल बना रहे हैं और उसके बाद जो वाटर है उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो रूटेड क्रॉप्स हैं वो इसको सीपेज के द्वारा वाटर को अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। इसमें कल्टीवेशन एरिया का लॉस कम होता है, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस हाई होंगे इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अगर अर्दन चैनल बना रहे हैं उसमें फ्लो करा रहे हैं वाटर को, तो इसमें इनफिल्ट्रेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे, इवेपोरेशन लॉसेस भी होंगे बट थोड़े से कम होंगे। ये डिस्टेंट ग्रोइंग क्रॉप जैसे कि हम बता चुके हैं रूटेड क्रॉप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे कि पोटैटो, कैरेट, बीट रूट हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रिंकलिंग इरीगेशन। तो स्प्रिंकलिंग इरीगेशन को हम यूज़ करते हैं हाईली इरोडेबल या परमेबल सॉइल के लिए, यानी कि जो परमेबिलिटी है सॉइल की अगर ज़्यादा है तो उस टाइम पे अगर हम डायरेक्ट लैंड पर इरिगेशन वाटर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे परमेबिलिटी के कारण। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि नोजल अरेंजमेंट तैयार करते हैं और स्प्रे की फॉर्म में वाटर को डायरेक्ट फ्लो कराते हैं। इसमें जो सॉइल है वो हाईली इरोडेबल है, ऐसी जगह पर यूज़ किया जाएगा। इसमें कल्टीवेशन एरिया का लॉसेस नहीं होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो नोजल अरेंजमेंट है वो किसी भी टाइप के कल्टीवेशन एरिया को हार्म नहीं कर रहा है, रिड्यूस नहीं कर रहा है। इवेपोरेशन लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पानी को उछाल रहे हैं तो इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे। इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस बहुत कम होंगे, जैसा कि इसी चीज़ को रोकने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस काफ़ी कम है। एफिशिएंसी क्या है इसकी, ज़्यादा होती है 80% अप टू। ये बेस्ड होता है प्रेशराइज्ड इरिगेशन प्रिंसिपल पर और हिली एरियाज़ में यूज़ किया जाता है टी और कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हाई आर्टिफिशियल प्रेशर हेड की, क्योंकि अगर हमें नोजल अरेंजमेंट में वाटर का फ्लो कराना है कुछ इस टाइप से, तो ऑब्वियस सी बात है हमें हाई आर्टिफिशियल प्रेशर हेड रिक्वायर्ड होगा। ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि वाटर अप्लाई करते हैं डायरेक्ट प्लांट की रूट्स में। एक परफोरेटेड पाइप लेते हैं और उस परफोरेटेड पाइप में हम फ्लो करते हैं वाटर को। अब जो परफोरेशन के द्वारा डायरेक्ट प्लांट्स की जो रूट हैं उनमें वाटर अप्लाई होता रहता है। इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, क्योंकि डायरेक्ट जो वाटर है वो अप्लाई कर रहे हैं हम प्लांट्स की रूट में, और ये मेथड यूज़ किया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की जो है कमी होती है। हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि परफोरेटेड पाइप चाहिए जो कि हमें प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं उनके आसपास बिछाना है, प्लांट्स की रूट में पानी अगर भेजना है तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। इसकी एफिशिएंसी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 100% होती है, बट जो क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप है उसमें इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होगी रिलेटिवली डिस्टेंट ग्रोइंग से।
रेजिस्टेंट क्रॉइंग की जो क्रॉप्स हैं उनमें इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। कल्टीवेशन एरिया का फिर से कोई लॉसेस नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर लैंड एरिया पर किसी भी टाइप की लेवीज या कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इसमें पाइप जो है वो हम बिछा दे रहे हैं, जिससे कि कल्टीवेशन एरिया का कोई लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की। तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो किसी भी इरिगेशन वाटर में सॉल्ट्स, अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो इस टाइप का इरिगेशन वाटर हार्मफुल होता है किसी भी टाइप की क्रॉप के लिए। तो ये सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। सोडियम सॉल्ट जो है मोस्ट हार्मफुल सॉल्ट माना जाता है किसी भी इरिगेशन वाटर के लिए। तो इसके लिए वेरियस हम टर्म डिफाइन करते हैं, जिससे कि हम पता कर पाते हैं कि सॉल्ट्स कितने मात्रा में प्रेजेंट हैं किसी भी इरिगेशन वाटर में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सैलिनिटी कंसंट्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लैंड को इरिगेट करते हैं वाटर से, और इरिगेशन करने के बाद फिर हम सॉइल को लेते हैं और सॉइल में देखते हैं कि उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन कितना है। तो अब अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा, अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे वाटर में तो है उसमें भी सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इस मेथड को हम परफॉर्म करेंगे और इससे हम पता करेंगे सैलिनिटी कंसंट्रेशन को। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है CS इक्वल्स Q/Q माइनस CU माइनस P इफेक्टिव। यहाँ पर कुछ स्टेप से ये फॉर्मूला लिखा जाता है Q/Q माइनस CU माइनस P इफेक्टिव। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। CS जो है वो है सैलिनिटी कंसंट्रेशन, जो कि हमें निकालना है। Q डिस्चार्ज ऑफ वाटर है। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर CU लिया जाता है एंड P इफेक्टिव लिया जाता है, इफेक्टिव रेनफॉल। CU कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर आगे हम वैसे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए, जो भी हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं किसी प्लांट में, और ये प्लांट ग्रोथ के लिए जो भी वाटर यूज़ कर रहा है इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए, रिमेनिंग जो वाटर लॉस हो जाएगा या फिर इन्फिल्ट्रेशन के कारण चला जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल में, तो ये जो यूज़ किया हुआ वाटर इवेपोट्रांसपिरेशन में है वो हम कहेंगे कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। इफेक्टिव रेनफॉल, किसी भी टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट है इरिगेशन की किसी भी लैंड को, और उसी टाइम पर अगर हम बारिश हो जाती है तो उस टाइप के रेनफॉल को क्या कहेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल। यहाँ पर सैलिनिटी कंसंट्रेशन के लिए लिमिट दी जाती है, अगर लेस देन 700 ppm है किसी वाटर की सैलिनिटी कंसंट्रेशन, तो ये हार्मफुल नहीं है किसी भी टाइप की क्रॉप के लिए, यानी कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए। अगर ग्रेटर देन 700 ppm है तो ये हार्मफुल है कुछ क्रॉप्स के लिए, बट कुछ क्रॉप में ये भी यूज किया जा सकता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। अगर ये लिमिट ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाती है 2000 के, तो ये हार्मफुल है ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए, यानी कि इस टाइप के वाटर को रिजेक्ट किया जाएगा और इसको यूज़ नहीं कर सकते हम किसी भी टाइप के इरिगेशन पर्पज़ के लिए। और एक टर्म आ रहा है PPM। तो PPM का मतलब होता है कि पर मिलियन पार्ट्स में कोई एक पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो पर मिलियन वाटर के जो पार्ट्स हैं उसमें एक पार्ट जो है वो सॉल्ट्स का है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर की, तो जैसा कि हमें पता है कि जितना सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी वाटर में उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि उसकी एबिलिटी करंट पास करने की ज़्यादा होगी, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें सैलिनिटी कंसंट्रेशन यानी कि जो सॉल्ट्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं। इसके लिए जो लिमिट्स दी जाती हैं वो देख लीजिए। वैसे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके लिए कई बार यूनिट पूछ ली जाती है, तो ये होती है μ/सेंटीमीटर। ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी गई है और कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हैं, तो आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपको लिमिट दे देगा, आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का वाटर है, और डायरेक्ट आपको हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि इसका जो यूनिट है वो क्या है, या फिर एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको लिमिट निकालने के बाद आपको पूछा गया कि किस टाइप का वाटर है, तो ये आपको याद रखना है। लिमिट की अगर हम बात करें तो लेस देन 250 अगर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इस टाइप के वाटर को हम कहेंगे लो सलाइन वाटर। यहाँ पर C1 इसके लिए एक टर्म दिया जा सकता है। 250 to 750 अगर ये वैल्यू आती है तो इसको हम कहेंगे C2 यानी कि मीडियम सलाइन वाटर।
750 से अगर 2250 है तो ये हाई सलाइन वाटर है, और इससे भी ज़्यादा यानी कि 2250 से भी ज़्यादा अगर है तो वेरी सलाइन वाटर कहेंगे इसको। ये जो टर्म दिए गए हैं मीडियम सलाइन, वेरी है, हाई सलाइन, और इन सबको याद रखने के लिए आप इसका एक सीरीज़ देख सकते हैं। जो 250 है इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट रेंज मिल जाती है 750। ऐसे ही 750 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल रेंज मिल जाती है 2250। तो याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रेंज है वो मिनिमम रेंज याद कीजिए एंड मैक्सिमम रेंज याद कीजिए, बाकी 3 का मल्टीप्लाई करके हम मिड की जो रेंजेस हैं वो निकाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपको याद रखनी है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, हम देखते हैं इसमें कि रिलेटिवली सोडियम जो है वो कितना प्रेजेंट है किसी भी वाटर में विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका जो फॉर्मूला लिया जाता है वो लिया जाता है Na/1/2 Ca+ Mg2+। तो इसमें जो Ca और Mg और Na है ये सारे EPM में होते हैं। अब EPM क्या होता है ये, तो EPM होता है 1 ppm/ मॉलिकुलर वेट। वैसे क्वेश्चन में आपको इतना ये सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जो यूनिट इन सब की दी रहेगी EPM ही दी रहेगी, और जिसको पुट करके आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन से आंसर पा सकते हैं। आपको याद रख लेना है बस EPM क्या होता है, 1 ppm/ मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। इसके लिए अगर रेंज की बात करें तो 0 to 10 अगर आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो तो ये होगा लो सोडियम वाटर। 10 to 18 के लिए लिया जाता है मीडियम सोडियम वाटर, एंड 18 to 26 हाई सोडियम वाटर। ग्रेटर देन 26 अगर है तो वेरी हाई सोडियम वाटर। इसको भी एक सीरीज़ की तरह हम याद कर सकते हैं। इसमें +8 करेंगे फर्स्ट लिमिट में, एंड सेकेंड लिमिट में फिर से +8 करेंगे तो हमें नेक्स्ट लिमिट मिल जाती है। तो याद करने के लिए आपको मिनिमम लिमिट याद रखनी है, मैक्सिमम याद रखनी है, बाकी जो लिमिट है मिड की उनमें हम सीरीज़ एक तरह से बन रही है और उसको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये मिल जाएगा, आपको पूछा गया एग्ज़ाम में। तो इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी गई है किसी भी वाटर की जो कि है 20,000 μmol/m। तो यहाँ पर यूनिट देख लीजिए आप, μmol/m है, बट एक्चुअल यूनिट जो हमने अभी बताई थी वो पर सेंटीमीटर होती है। तो इसको हम μmol/cm में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से 20,000 अपॉन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100, यहाँ पे हो गया μmol और यहाँ पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 0 खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आ गई 200। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हमें लिस्ट पता है, जैसा कि अभी हमने देखी, तो 250 से अगर कम होता है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ये किस टाइप का वाटर कहा जाता है, लो सलाइन वाटर। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते थे C1, तो यहाँ पर हमें मिल गया C1, जैसा कि आंसर में हमें C1 दोनों जगह देखने को मिलेगा। इसको आगे लिख लीजिए, पीछे लिख लीजिए, आंसर पूछा गया आपको कुछ भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें है जो सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उनके आयन प्रेजेंट हैं EPM में, कुछ वैल्यू इनकी दी गई है। तो इसको भी हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, SAR वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूले में पुट कर लीजिए डायरेक्टली, जैसा कि SAR जो है उसमें ऊपर होता है Na की वैल्यू है 22 EPM, अपॉन में होता है √15 EPM प्लस 3 EPM/2। कुछ इस टाइप से ये फॉर्मूला है। 15 3 को ऐड करेंगे, यहाँ से फाइनल वैल्यू जो आती है 22/3 आएगी, और ये आ जाएगा 7.33। ये जो वैल्यू है 7.33, इसको फिर से कंपेयर करेंगे SAR वैल्यू से, जो कि SAR वैल्यू हमें पता है कि लेस देन अगर 10 है तो उसके लिए जो एक टर्म डिफाइन किया जाता है लो सोडियम वाटर का, वो S1 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमें दिख रहा है C1S1 या S1C1, ये सही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। खासकर यूपी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा फर्स्ट चैप्टर तो यही पूछा जाता है। नोट पॉइंट देख लीजिए, अगर हम जिप्सम ऐड करेंगे तो SAR वैल्यू है वो रिड्यूस करती है। क्यों? जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4,
यहाँ पर कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और जो SAR वैल्यू का फॉर्मूला होता है उसमें डिनोमिनेटर के रूप में मिलता है हमें, जैसा कि हम फॉर्मूले में देख लेते हैं। Ca जो है वो डिनोमिनेटर के रूप में है, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली जो SAR है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। तो सेम यही यहाँ पर दिया गया कि एडिशन करेंगे अगर हम जिप्सम का तो जो SAR वैल्यू है वो रिड्यूस करती है। अगर किसी भी सॉइल की कंसंट्रेशन में सॉल्ट्स की प्रेजेंट इंक्रीज होती है तो इससे क्या होगा, इसकी जो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि जो pH वैल्यू है, एल्कलिनिटी है, वो डिक्रीज होती है किसी भी सॉइल की अगर उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो। फर्दर मूव करते हैं बोरोन कंसंट्रेशन पर। ये टर्म डिफाइन किया जाता है बोरोन का कंसंट्रेशन किसी भी वाटर में कितना है उसके लिए। 0.3 ppm अगर है किसी भी इरिगेशन वाटर में बोरोन कंसंट्रेशन, तो ये किसी भी टाइप की क्रॉप में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है किसी भी टाइप की क्रॉप के लिए। अगर इससे ज़्यादा है या फिर इसके बराबर है तो सम टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए हार्मफुल है, तो कुछ टाइप की क्रॉप में इसको यूज़ भी किया जा सकता है। और ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 ppm है तो हार्मफुल है ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप की, यानी कि इस टाइप के वाटर को हम प्रॉपरली रिजेक्ट करेंगे, इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सोर्सेज क्या होते हैं बोरोन के, तो वो वेरियस टाइप के जो सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं इनसे हमें बोरोन मिलता है, किसी भी इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें मिक्स होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं जिसका नाम है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। तो सबसे पहले आता है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है, जब से हम फसल बोते हैं और जब उसको काटते हैं, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसे हम कहेंगे क्रॉप पीरियड। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, क्रॉप पीरियड सोइंग टू हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम है उसको कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बेस पीरियड की बात करें तो बेस पीरियड क्या होता है, ये टाइम इंटरवल होता है फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का। फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग के बीच का जो टाइम होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस पीरियड। फर्स्ट वाटरिंग यूज़ की जाती है जिसे हम पैलियो इरिगेशन भी कहते हैं। तो पैलियो इरिगेशन यूज़ की जाती है किसी भी ऐसी लैंड पे जो कि सूखी पड़ी है, अब उस पर हमें सोइंग करनी है यानी कि फसल को बोना है, तो उसके लिए हमें इस लैंड को तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको इरीगेट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी जुताई करते हैं और इस सॉइल को तैयार करते हैं उस पर्पज़ के लिए, क्रॉप के पर्पज़ के लिए, और उसके बाद इसको सोइंग करते हैं, इसमें फसल बोते हैं। तो ये जो फर्स्ट इरीगेशन है उसे हम बोलते हैं पैलियो इरीगेशन। तो पैलियो इरीगेशन से लास्ट जो इरीगेशन की जाएगी किसी भी लैंड की हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले, उसके बीच के जो टाइम है उसको हम कहेंगे बेस पीरियड। बेस पीरियड जो होता है टाइम इंटरवल नंबर ऑफ डेज में काउंट किया जाता है, ऐसे ही क्रॉप पीरियड जो है वो भी नंबर ऑफ डेज में काउंट किया जाता है। हमेशा जो क्रॉप पीरियड है वो ग्रेटर देन होगा बेस पीरियड से, बट इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए दोनों को सेम लेते हैं हम जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन या रोटेशन पीरियड क्या होता है, जैसे कि हम फर्स्ट इरीगेशन यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद सेकंड कर रहे हैं, इसके बाद थर्ड एंड सो ऑन। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में एंड सेकंड थर्ड के बीच में जो टाइम इंटरवल है इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन या रोटेशन पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमें जो इरीगेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो इरीगेशन है वो जल्दी जल्दी अप्लाई करने पड़ेगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन है वो ज़्यादा होंगी यहाँ पर। डेल्टा क्या होता है, ये टोटल डेप्थ होती है वाटर की, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक की जो भी हम अप्लाई करते हैं, और ये मेजर की जाती है डेप्थ के टर्म्स में, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर या mm में कई बार दी जाती है। वेरियस टाइप की क्रॉप के लिए जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या होती है, शुगर केन के लिए ये 120 सेंटीमीटर होती है और राइस के लिए 120 सेंटीमीटर होती है, मेज़ के लिए 62.5 सेंटीमीटर एंड वीट के लिए 30 to 40। एवरेज वैल्यू ली जाती है 37.5 एंड ज्वार और बाजरा के लिए सेम ली जाती है 45 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, इफ वीट रिक्वायर्स 7.5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर एट एवरी 28 डेज, यानी कि 28 डेज क्या है, यहाँ पर रोटेशन पीरियड है। 28 डेज बाद हमें वाटर अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर दिया गया है बेस पीरियड वीट का जो है वो 140 डेज है। तो आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है।
तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ वाटरिंग निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें डेप्थ ऑफ वन वाटरिंग से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ टोटल वाटरिंग को अगर निकालेंगे तो 140 को डिवाइड कर देंगे 28 से, और यहाँ से जो मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ वाटरिंग। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन वाटरिंग की डेप्थ से, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37.5 सेंटीमीटर, जो कि डेल्टा है। नेक्स्ट टर्म आता है ड्यूटी। किसी भी यूनिट डिस्चार्ज के द्वारा कितने लैंड एरिया को इरीगेट किया जा सकता है, इसको क्लासीफाई करते हैं ड्यूटी के द्वारा। तो ड्यूटी का जो फॉर्मूला है वो लिया जाता है A/Q। यहाँ A एरिया है लैंड का जो हेक्टेयर में होगा, और Q जो है वो डिस्चार्ज है जो क्यूमैक में लिया जाता है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा क्या दिया जाता है, डेल्टा इक्वल्स 8.64 B/D लिखा जाता है ये, और मीटर में अगर ये इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो 8.64 था वो हो जाएगा 864 B/D इन सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल दिया जाता है आपको, या फिर डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। पैलियो इरीगेशन क्या होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो फर्स्ट इरीगेशन होगी किसी भी लैंड को प्रिपेयर करने के लिए उसे हम कहेंगे पैलियो इरीगेशन। कोर वाटरिंग क्या होती है, फर्स्ट वाटरिंग सोइंग के बाद जो अप्लाई करेंगे किसी भी क्रॉप में उसे हम कहेंगे कोर वाटरिंग। ये कुछ सेंटीमीटर जब ग्रो कर जाता है कोई भी क्रॉप उसके बाद अप्लाई की जाती है। और अगर हम बेस पीरियड के दौरान देखें तो ये सेकेंड वाटरिंग होगी, क्योंकि बेस पीरियड वो काउंट किया जाता है पैलियो इरीगेशन से। तो पैलियो इरीगेशन जो कि फर्स्ट इरीगेशन हो जाएगी, और सेकेंड इरीगेशन जो होगी वो होगी कोर इरीगेशन। कोर वाटरिंग डिपेंड करती है किसी भी टाइप के जो हम क्रॉप ग्रो करा रहे हैं उस पर, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन पर, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको हम जल्दी अप्लाई करेंगे, और कम है तो देर में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टाइम इंटरवल वेरी करेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कोर डेप्थ क्या होगी, कोर वाटरिंग के टाइम पे हम जो इरीगेशन करेंगे उसकी डेप्थ जो होगी वो उसे हम कहेंगे कोर डेप्थ। वेरियस टाइप की क्रॉप के लिए जो कोर डेप्थ है वो दी गई है, यहाँ पर देख लीजिए। शुगर कैन के लिए ये ली जाती है 16.5 सेंटीमीटर, वीट के लिए 13.5 सेंटीमीटर, एंड राइस के लिए 90। वेरियस टाइप ऑफ फ्लो ड्यूटीज़ को हम देख लेते हैं। ग्रॉस क्वांटिटी क्या होती है, जैसा कि ड्यूटी टर्म को हम पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं, जो कि होते हैं A/Q, यानी कि यूनिट डिस्चार्ज में जितना भी लैंड एरिया इरीगेट होता है उसे हम कहेंगे फ्लो ड्यूटी। तो ग्रॉस क्वांटिटी अगर हम देखें तो किसी भी कैनाल के हेड पर जो ड्यूटी होगी उसे हम कहेंगे ग्रॉस क्वांटिटी। ऐसे अगर लेटरल क्वांटिटी की बात करेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, मैन डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांच कैनाल जो होंगी उनके हेड पर जो ड्यूटी होगी उसे हम कहेंगे लेटरल क्वांटिटी। आउटलेट फैक्टर ये टर्म दिया जाता है, अगर हम डिफाइन करें इसको तो आउटलेट के जो हेड पर ड्यूटी होगी उसे हम डिफाइन करेंगे आउटलेट फैक्टर से। नेट क्वांटिटी क्या होती है, तो फील्ड के जो हेड पर जो ड्यूटी होगी उसे हम क्या कहेंगे नेट क्वांटिटी। तो ऑलवेज जो डिस्चार्ज है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर, यानी कि जो जैसे जैसे डिस्चार्ज की वैल्यू फील्ड की तरफ जाएंगे वो घटती जाएगी। इसकी वजह से जो टोटल जो ड्यूटी है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि ड्यूटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं जो नेट क्वांटिटी है वो ग्रेटर होती है आउटलेट फैक्टर से, और आउटलेट फैक्टर है वो ग्रेटर होता है लेटरल क्वांटिटी से, और लेटरल क्वांटिटी जो है वो ग्रॉस क्वांटिटी से ग्रेटर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है, तो ये टोटल एरिया लिया जाता है किसी भी लैंड का। जैसे कि मान लिया कोई ये एरिया है, किसी भी कैनाल सिस्टम को जब हम बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से मान लिया फ्लो कर रही है, तो इस कैनाल सिस्टम के द्वारा इस लैंड एरिया का जितना भी पार्ट इरीगेट किया जा सकता है उसे हम कहेंगे ग्रॉस कमांडेड एरिया। इसमें इंक्लूड किया जाता है किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन को, जैसे कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है या फिर ब्रिजेस बने हुए हैं या रोड बनी हुई है, इन सारे एरिया को इंक्लूड किया जाता है ग्रॉस कमांडेड एरिया में। कल्चरेबल कमांडेड एरिया में क्या किया जाता है, जो बिल्डिंग्स हैं या फिर जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे कि ये जो बिल्डिंग थी या फिर रोड कंस्ट्रक्शन था या ब्रिजेस था, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है जो इरीगेट किया जा सकता है इसी कैनाल के द्वारा उसको हम कहेंगे कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो हम कह सकते हैं कल्चरेबल कमांडेड एरिया ग्रॉस कमांडेड एरिया का ही पार्ट होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन या एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या होता है,
हमारे पास दो टाइप के सीजन होते हैं, रबी एंड खरीफ। दोनों सीजन में जितना भी लैंड एरिया इरीगेट किया जा सकता है किसी भी कैनाल सिस्टम में, जितना परसेंटेज एरिया इरीगेट किया जा सकता है, दोनों को सम कर लेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन या एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ग्रॉस कमांडेड एरिया जो था वो था 100 हेक्टेयर, उसमें से जो 80 हेक्टेयर एरिया है जो कल्चरेबल था या फर्टाइल था, इसका जो 90% पार्ट है वो रबी क्रॉप्स में इसको इरीगेट किया गया है किसी भी कैनाल सिस्टम के द्वारा, एंड 70% पार्ट जो है वो इरीगेट किया गया है खरीफ सीजन में। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, जो आएगी 160%। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीजन ऑफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स जो होती हैं या फिर विंटर सीजन में जो ग्रो कराई जाती हैं उसको हम कहेंगे रबी क्रॉप्स। ये जो टाइम पीरियड लिया जाता है रबी क्रॉप्स के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च लिया जाता है, और इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड, बार्ली, ग्राम, पल्सेस एंड वीट एट्सेट्रा। इसके लिए लेसर अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वाटर का, बिकॉज आप समझ सकते हैं जो विंटर सीजन है उसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर कम होने की वजह से कम होगी। सेम वाटर अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसके लिए जो इरीगेटेड एरिया है वो ज़्यादा होगा। खरीफ सीजन की अगर हम बात करेंगे, जो कि समर सीजन भी बोला जाता है, ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर लिया जाता है, और इस टाइम पे जो फसल ग्रो कर रही होती हैं वो होती हैं राइस, बाजरा, मेज़, कॉटन एंड सोयाबीन एट्सेट्रा। हायर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम देखेंगे उसके लिए ये लेसर एरिया इरीगेट कर पाएगा। जायद क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये सीजनल क्रॉप्स होती हैं जो मई जून के महीने में ग्रो कराई जाती हैं। इनका जो क्रॉप पीरियड है वो लिया जाता है 3 मंथ्स। इस टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं। पेरेनियल क्रॉप्स क्या होती हैं, तो जो क्रॉप्स एक से ज़्यादा सीजन तक ग्रो करती हैं, यानी कि जो 12मासी फसलें हों, उन्हें हम पेरेनियल क्रॉप्स कहते हैं। पेरेनियल टर्म पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं पेरेनियल इरीगेशन में, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल रहता था बर्ड्स वर्क के लिए, या फिर जब हमें रिक्वायरमेंट होती है इरीगेशन की, तो उस टाइम पे हम टर्म यूज़ कर रहे थे पेरेनियल। क्रॉप्स हैं वो एक से ज़्यादा सीजन में ग्रो कर पाती हैं, तो इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनको हम कहेंगे पेरेनियल क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम बेचते हैं मार्केट में, तो उन्हें हम कहेंगे कैश क्रॉप्स। किसी भी टाइप की फूड क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इरीगेशन एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी टाइप के इरीगेशन के लिए, तो किसी भी कैनाल के हेड से जो वाटर डिलीवर किया जाता है वो किसी भी फील्ड तक जिसे हमें इरीगेट करना है, पहुँचते पहुँचते उसमें वेरियस लॉसेस हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एफिशिएंसीज़ की। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है, इसे नीटा सी से डिनोट करते हैं, सी फॉर कन्वेंस। तो इसको हम लेते हैं वाटर डिलीवर्ड एट द फील्ड या फिर एट द हेड ऑफ फील्ड अपॉन वाटर डिलीवर्ड एट द हेड ऑफ कैनाल। इसको कई बार हेड ऑफ रिजर्वायर या फिर वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर भी लिखा जाता है, और ये जो एफिशिएंसी है वो हम निकाल लेंगे। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे तो इसे नीटा ए से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर एप्लीकेशन को ए से लिखा गया है। तो ये होता है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, यानी कि जो रूट जोन में जो वाटर स्टोर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड से। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, यहाँ पर यूज को यू से डिनोट किया गया है, यानी कि नीटा यू होती है वाटर जो यूज़ किया गया किसी भी प्लांट के द्वारा अपनी ग्रोथ में, अपॉन वाटर डिलीवर्ड एट द हेड ऑफ फील्ड मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगी वाटर यूज एफिशिएंसी होगी। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है, इसे नीटा एस से डिनोट करते हैं। ये लिया जाता है वाटर स्टोर्ड बाय द रूट जोन, यानी कि किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ में वाटर जो भी स्टोर हो जाता है उसकी रूट जोन में डिवाइड कर देते हैं उसको हम, वाटर जितना भी रिक्वायर्ड होता है किसी भी सॉइल के लिए, उस सॉइल के लिए इसकी फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी होगी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है उसको हम लिखते हैं 1 - d/d मल्टीप्लाइड बाई 100 से। कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर क्या होता है, किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए उसकी इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर। इसे मेजर किया जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ये लाइसीमीटर है। इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट को हम रख देते हैं और उसमें वाटर अप्लाई करते हैं। जो वाटर इवेपोट्रांसपिरेशन के द्वारा यूज कर लिया जाता है इस प्लांट के द्वारा, रिमेनिंग वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट होके इसमें इकट्ठा हो जाता है स्पॉट में। तो ये जो रिमेनिंग वाटर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
टोटल अप्लाई वाटर से, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है? बेस पीरियड के दौरान जब हमें रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, इरिगेशन की, तो उस टाइम पर अगर बारिश हो जाती है तो उस टाइप के रेनफॉल को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव रेनफॉल। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिसे CIR से डिनोट करते हैं? टोटल किसी भी क्रॉप के बेस पीरियड के दौरान जितना भी वाटर रिक्वायर्ड होता है उसमें अगर इफेक्टिव रेनफॉल को माइनस कर देते हैं तो जब वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसको हम CIR इक्वल्स लिखते हैं CU माइनस P इफेक्टिव। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो टोटल सीपेज लॉसेस होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं CIR में, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस को भी ऐड कर देते हैं अगर हम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी FIR की। और FIR को हम एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को, तो भी हमें ये वैल्यू मिल जाती है। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, जो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है इसको हम डिवाइड कर देते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी से, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो होगी GIR की। यहाँ से ये कंपैरिजन याद रख लीजिए, जो CIR है उसकी वैल्यू कम होती है NIR से, और NIR है वो लेस देन होता है FIR से, एंड FIR जो है वो GIR से लेस देन होता है। टाइप्स ऑफ मॉइस्चर की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं फ्री या ग्रेविटी वाटर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में आकर कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ से बॉटम की तरफ या ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ, तो इसे हम कहेंगे फ्री या ग्रेविटी वाटर। ये किसी भी टाइप का वॉइड्स में स्टोर नहीं होता है बिकॉज ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है टॉप टू बॉटम। कैपिलरी वाटर क्या होता है, तो वेरियस टाइप की जो सॉइल होती हैं उनके वॉइड्स जो होते हैं इंटरकनेक्ट होके एक कैपिलरी ट्यूब बना लेते हैं। इस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है ग्राउंड वाटर टेबल से, तो इस टाइप के जो वाटर है उसे हम कहेंगे कैपिलरी वाटर। जो कैपिलरी फिनोमिना है उसमें जो फोर्स वर्क कर रहा होता है उसे हम सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं जो सॉइल का मॉइस्चर है जो कैपिलरी फ्लो के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम क्या कहें, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। और ये जो मॉइस्चर है ये अवेलेबल रहता है प्लांट्स के लिए, ओनली यही वाटर जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और ये लूजली कनेक्ट रहता है सॉइल के वॉइड्स में, इसीलिए इसे हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्योंकि इसे हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर लेयर्स की फॉर्म में कुछ इस टाइप से मॉइस्चर इकट्ठा रहता है, उसे हम कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई बार, और ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस के द्वारा कनेक्ट रहते हैं इसके पार्टिकल से, इसलिए इसे हम नॉन अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए इस टाइप के वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आता है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमें पता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल की कहलाती है पोरोसिटी, तो इसको डिनोट किया जाता है एन से। इसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपको सॉइल में भी पढ़ने को मिल जाता है। तो स्मॉल पोर्स के लिए जो पोरोसिटी है वो हाई होती है, और इसमें जो कैपिलरी वाटर है वो भी हाई होगा। जैसा कि हमें पता है कैपिलरी ट्यूब के लिए जो मैक्सिमम डाया लिया जाता है वो लिया जाता है 10 mm। तो अगर जो सॉइल के पोर्स हैं वो ज़्यादा बड़े होंगे तो उस टाइप की सॉइल में जो पोर्स हैं वो इंटरकनेक्ट नहीं हो पाएंगे और कैपिलरी ट्यूब नहीं बना पाएंगे, जिससे कि कैपिलरी वाटर जो है वो कम होगा। और लार्ज पोर्स के लिए जो है वो पोरोसिटी कम होती है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन या प्रेशर क्या होता है, किसी भी टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वाटर को किसी भी सॉइल से। तो किसी भी सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं प्लांट्स, उसे हम कहेंगे सॉइल मॉइस्चर टेंशन या सॉइल मॉइस्चर प्रेशर। इसे SMP और SMT से भी डिनोट किया जाता है। अगर सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज करता है तो SMP डिक्रीज करेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा यानी कि वो सैचुरेटेड है तो उस टाइम पे उसे किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो इजीली वाटर को गेन कर सकता है और ग्रो कर सकता है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ATM। ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन वाला ATM नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ATM है। और डिवाइस जो यूज़ किया जाता है इसमें वो होता है टेंसाइनोमीटर।
सेचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सॉइल को कम्प्लीटली सेचुरेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम कहेंगे सेचुरेशन कैपेसिटी। सेचुरेशन कैपेसिटी पर सॉइल मॉइस्चर प्रेशर जैसा कि हमने बताया 0 होगा, क्योंकि इस टाइप की सॉइल में जो कि कम्प्लीटली सेचुरेटेड है किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, एक्सर्ट नहीं कराना पड़ेगा किसी भी प्लांट्स के द्वारा। और सेचुरेशन कैपेसिटी पर जो सॉइल है वो कम्प्लीटली सेचुरेट होती है, यानी कि जो पोर्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे किससे? वाटर से। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? तो ये कॉम्बिनेशन होता है अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल वाटर का, यानी कि किसी भी सॉइल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है तो उसको हम कहेंगे फील्ड कैपेसिटी। तो अवेलेबल वाटर क्या होता है? जैसे कि किसी टाइप की सॉइल में जितना भी कैपिलरी वाटर है उसे हम कहेंगे अवेलेबल वाटर। नॉन अवेलेबल वाटर, जो वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, उसे हम नॉन अवेलेबल वाटर कहेंगे। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? ये रेडली अवेलेबल वाटर होता है, यानी कि जो कैपिलरी वाटर है वो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स को कुछ SMP या SMT लगाना पड़ता है। तो जो SMP है वो कम होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर का, यानी कि इसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए। फील्ड कैपेसिटी पर जो SMP की वैल्यू है वो 1/3 to 1/10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब अवेलेबल वाटर की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट होता है जो पॉइंट, वो होता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। जैसा कि ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन अवेलेबल वाटर, तो ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर जो SMP है या फिर SMT है वो होता है 7 ATM to 32 ATM। और ये नॉन अवेलेबल वाटर होता है, यानी कि जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है उसके बाद प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि जो वाटर है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी ग्रोथ के लिए, इसलिए वो सूख जाएंगे। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, जैसा कि हमने बताया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ऊपर का जो वाटर होगा, जो अवेलेबल वाटर होगा, उसे हम कहेंगे रेडली अवेलेबल वाटर, क्योंकि ये जो वाटर है इसके लिए हमें ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना पड़ता, यानी प्लांट्स आसानी से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है वो 75 to 80% होता है अवेलेबल मॉइस्चर का किसी भी सॉइल में। और जो इरीगेशन ऑफ लैंड है अप्लाई किया जाता है सॉइल मॉइस्चर के जब पहुंच जाता है OMC पर, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो हमने बताया अभी, उस पर अगर पहुंच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो लाइन डॉटेड दिखा रही है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की, यहाँ पर पहुँचने के बाद हम इसमें इरीगेशन अप्लाई कर देते हैं। इरीगेशन अप्लाई करने के बाद फिर इसका सॉइल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी पर पहुँच जाएगा, फिर ये धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, फिर जैसे ही OMC पर आएगा फिर हमें इसमें वाटर अप्लाई कर देंगे और फिर धीरे धीरे ये इस पर पहुँच जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है और इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है इसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन या रोटेशन पीरियड। नेक्स्ट टर्म आता है डेप्थ ऑफ मॉइस्चर। तो डेप्थ ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला लिया जाता है DW इक्वल्स γD/γW इंटू फील्ड कैपेसिटी। तो यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी की जगह हम लिख सकते हैं कंसर्न डेप्थ, यानी कि जिसके लिए हमें निकालना होगा उसकी हम डेप्थ यहाँ पर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस टर्म्स जो हैं, जैसे कि गामा जो है वो ड्राई डेंसिटी होती है या फिर ड्राई यूनिट वेट होता है किसी भी सॉइल का, और जो γW है वो वाटर का यूनिट वेट होता है, और D जो होता है डेप्थ ऑफ रूट जोन होती है। यहाँ पर FC फील्ड कैपेसिटी है। तो फील्ड कैपेसिटी पर जो मॉइस्चर कंटेंट है, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसे अगर अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ की अगर हम बात करें, इसके लिए अगर हम निकालना हो फॉर्मूला तो क्या करेंगे? सेम आगे की चीज़ें सेम रहती हैं, γD/γW। यहाँ पर जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसकी डेप्थ निकालने के लिए इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम फील्ड कैपेसिटी में अगर नॉन अवेलेबल मॉइस्चर की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे, जो कि 5 से डिनोट किया गया है, तो हमें मिल जाएगी नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। नॉन अवेलेबल मॉइस्चर के अवेलेबल मॉइस्चर, तो अवेलेबल मॉइस्चर यहाँ से निकल आएगा। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर को निकालने के लिए आगे के जो टर्म है वो सेम रहेंगे। फील्ड कैपेसिटी में से अगर हम ये जो वैल्यू है इसको अगर हम घटा देंगे तो हमें जो मिलेगा मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, यानी कि रेडली अवेलेबल मॉइस्चर वहीं तक अवेलेबल रहता है OMC तक। तो यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी में से जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ तक की डिस्टेंस को रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी DW फॉर रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 3, डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल्स को। इसमें सब फर्स्ट आता है
रिज कैनाल या वाटर सेट कैनाल। रिज कैनाल को समझने से पहले आपको रिज लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं जैसा कि ये एक एरिया है, इस एरिया के जो टॉप एलिवेशन वाले पॉइंट्स हैं या फिर मैक्सिमम हाइट वाले जो पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करती हुई कोई एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसको हम कहेंगे रिज लाइन। तो ये मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको हम रिज लाइन बोलेंगे। और इस रिज लाइन के अलोंग अगर मैं कोई एक कैनाल ड्रॉ करता हूँ, कैनाल को बनाता हूँ, तो ये जो कैनाल है इसको बोला जाएगा रिज कैनाल या वाटर सेट कैनाल। तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट्स हैं इनको मिलाती हुई एक हमने कैनाल ड्रॉ कर ली है। अब ये जो मैक्सिमम हाइट पर कैनाल है इसका मतलब ये दोनों तरफ जो इरिगेशन है वो कर सकती है, दोनों तरफ का इरिगेशन पॉसिबल है, बिकॉज बाकी जो एरिया है वो कम हाइट पर है और इसलिए हम इसको दोनों तरफ इरिगेट करा सकते हैं। इस टाइप की जो कैनाल है उसमें मिनिमम लॉसेस होते हैं और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है और ये प्लेन एरियाज़ में प्रोवाइड की जाती है। ये जो रिज लाइन अलाइनमेंट है ये बेस्ट अलाइनमेंट माना जाता है। कंटूर कैनाल्स क्या होती हैं? अगर कंटूर लाइन के अलोंग किसी भी कैनाल का अलाइनमेंट किया जाता है तो उस टाइप की कैनाल को हम कहेंगे कंटूर कैनाल्स। ये हिली एरियाज़ में प्रोवाइड की जाती हैं और इनके द्वारा वन साइडेड जो इरिगेशन है वो पॉसिबल होता है। इसमें कुछ एनर्जी लॉसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। साइड स्लोप कैनाल क्या होती है? ये अलाइन की जाती है परपेंडिकुलर टू द कंटूर लाइंस और इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस टाइप की कैनाल को हम अवॉइड करते हैं प्रैक्टिकली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैनाल के डिज़ाइन के लिए वेरियस टाइप की जो थ्योरी दी जाती हैं। इसमें जब फर्स्ट थ्योरी आती है कैनेडीज थ्योरी एंड सेकेंड लेसी सिल्ट थ्योरी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है देख लेते हैं, इनकी एजम्पशन और लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कैनेडीज थ्योरी की एजम्पशन होती है कि एडीज जो फॉर्मेशन है वो ओनली बेस से होगी किसी भी कैनाल सेक्शन से। मान लिया कोई कैनाल सेक्शन है तो ये एज्यूम करते हैं इसके जो बॉटम है इसी से सिर्फ एडीज की फॉर्मेशन हो रही होगी, जबकि इस प्रॉब्लम को दूर करती है लेसी थ्योरी। इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो एडीज की फॉर्मेशन है बेस और जो साइड्स हैं इनसे भी होगी। और जो कैनेडीज थ्योरी है इसमें सिल्ट ग्रेड के लिए कोई भी फॉर्मूला कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि लेसी सिल्ट थ्योरी में सिल्ट ग्रेड के लिए सिल्ट एक टर्म दिया जाता है सिल्ट फैक्टर, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 1.76 रूट डी। ये जो डी है वो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल होता है सिल्ट का और जो कि mm में लिया जाता है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, जबकि ये जो कम्प्लीटली एम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड मेथड है और इसमें किसी भी टाइप के एक्चुअल वेलोसिटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया जाता है। यानी एक्चुअल वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए इसमें हम कटर्स की इक्वेशन को यूज़ करते हैं या फिर अदर जो एक्चुअल वेलोसिटी के फॉर्मूला हैं उनको यूज़ करते हैं, जबकि इसमें एक्चुअल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला दिया जाता है जो कि होता है कि F² अपॉन 140 होल पावर 1/6। कैनेडीज थ्योरी में किसी भी टाइप का बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला नहीं दिया जाता है, जबकि जो लेसी सिल्ट थ्योरी है उसमें बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला दिया जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। शेप ऑफ चैनल यहाँ पर ली जाती है ट्रेपेजॉइडल, और जबकि जो लेसी सिल्ट थ्योरी है इसमें शेप है किसी भी चैनल सेक्शन का वो सेमी इलिप्टिकल लिया जाता है जो कि फाइनल रिजीम कंसीडर किया जाता है। इसमें किसी भी टाइप के रिजीम का कोई कंसीडरेशन नहीं होता है, क्लासिफिकेशन नहीं होता है, जबकि इसमें क्लासीफाई किया जाता है रिजीम को इनिशियल रिजीम, ट्रू रिजीम एंड फाइनल रिजीम में, और फाइनल रिजीम को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन पर्पज़ के लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए यहाँ जो फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है VC = 0.55 m/0.64। यहाँ पर जो m है वो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है जो कि डिपेंड करता है सैंड के पार्टिकल्स पर, सैंड के पार्टिकल साइज़ पर। यानी कि जो फाइनर सैंड है उसके लिए जो m की वैल्यू है वो 0.721 वेरी करेगी, और जबकि कोर्सर सैंड के लिए ये जो वैल्यू है वो होती है 1.2। यहाँ पर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है R = 5/2 B²/F। मिनिमम साइज ऑफ सस्पेंसर पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया जाता है कैनेडीज थ्योरी में वो होना चाहिए D > 10.68 RS। ये चीज़ आपको कई बार 11 RS भी लिखी मिल जाएगी, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। जहाँ पर जो R है वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आई होप आपको पता होगा A/P होती है, जहाँ पर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड P वेटेड पेरीमीटर है।
एस जो है वो बेड स्लोप है, जिसके लिए इसमें कोई फार्मूला डिफाइन नहीं है। इसको निकालने के लिए हम अदर फार्मूलाज यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन वेटेड पेरीमीटर के लिए इसमें एक फार्मूला दिया जाता है 4.75√Q। रिजीम चैनल क्या होता है? तो कोई भी ऐसा चैनल सेक्शन जिसमें सिल्टिंग एंड स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस टाइप के चैनल सेक्शन को कहेंगे रिजीम चैनल। यहाँ पर कैनाल के वेरियस क्रॉस सेक्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें जो वेरियस टर्म्स हैं उनको देख लीजिए आप, जैसे कि वर्म क्या होता है, ड्रेन क्या होती है, रोडवे क्या होता है। तो ये सारे टर्म आपको देख लेने हैं। बस कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वर्म क्या होता है, अगर आप इमेज देखे रहेंगे तो आप इनको बता सकते हैं। ऐसे ही अगर डाइवर्जन हेडवर्क की बात करें तो इसमें भी डिफाइन किया गया है। जैसे नंबर 1 पे बैराज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैराज कंस्ट्रक्शन है। इसमें भी इमेज में आप देख लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, और जिससे कि ये हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क की। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जब हम कहीं पर दो स्ट्रीम एक ही जगह से पास करा रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें डेवलप करना पड़ता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये कई टाइप का होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब कैनाल ऊपर होगी किसी भी ड्रेन के, यानी कि जो नेचुरल स्ट्रीम है उससे ऊपर अगर कैनाल स्ट्रीम जो कि हमें डेवलप करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, वो होती है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्वाडक्ट। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो ड्रेन है अगर नीचे हो और जो कैनाल है वो अगर ऊपर हो, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कहेगा एक्वाडक्ट। साइफन एक्वाडक्ट क्या होगा? अगर ड्रेन जो है या फिर नेचुरल स्ट्रीम जो है उसका फुल सप्लाई लेवल अगर ज़्यादा है, क्या करेंगे, इसको एक्सकेवेट करके कुछ इस टाइप से इसका चैनल सेक्शन बना देंगे, जिससे कि जो फुल सप्लाई लेवल है कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या है कि हम सेफली इस फ्लो को क्रॉस करा पाएंगे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहेंगे साइफन एक्वाडक्ट। जब कैनाल लाई करती है ड्रेन के ऊपर, जैसा कि इमेज में दिया गया है, ड्रेन ऊपर है और यानी कि नेचुरल स्ट्रीम ऊपर है और कैनाल जो कि आर्टिफिशियल स्ट्रीम है वो नीचे है, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे सुपर पैसेज। और साइफन कब क्रिएट किया जाता है? जब जो कैनाल सेक्शन है इसका जो फुल सप्लाई लेवल है बहुत ज़्यादा है और इसको हम कम करने के लिए कुछ इस टाइप से एक्सकेवेट करके एक चैनल सेक्शन बना देते हैं, जिससे कि वाटर जो है वो स्ट्रीम है वो यहाँ से फ्लो कर जाती है और जो फुल सप्लाई लेवल है वो कुछ कम आ जाता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहेंगे साइफन। और जब दोनों सेम लेवल पर लाई करते हैं, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं एक तरफ से रिवर बह रही है और इस तरफ से कैनाल सेक्शन आ रहा है, तो इन दोनों को एक ही लेवल पर आ रहे हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके जो एक नई स्ट्रीम बनेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लेवल क्रॉसिंग या इनलेट एंड आउटलेट। जोन ऑफ रिजर्वायर में आप इमेज में देख लीजिए, वेरियस जो लेवल्स हैं उनको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे भी रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज ऑल द बेस्ट।